Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's Jaffrey online classes, we'll be discussing the topic non-performing assets or stressed assets. So this lecture is a part of our Jaffrey online classes initiative, in which every week from Monday to Saturday we cover different topics from different components for your JAB exam, and in the end of each session we have some MCQs regarding that topic. So today's topic is non-performing assets. सारी जितने भी अब तक लेक्चर्स हुए हैं पीपीबी, एएफएम, आईएनएफएस के, सबके प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल हैं. सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. एक बैंक जब भी कोई लोन प्रोवाइड करता है किसी भी कस्टमर को, तो ये जो लोन बैंक ने प्रोवाइड किया है, बैंक के लिए वो लोन एक एसेट है, क्योंकि जब एक बैंक किसी को लोन देता है तो उस पर वो प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस लेता ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस लेता है. तो ये एक तरीके से बैंक का कमाई करने का जरिया है. इसीलिए जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के लिए एसेट्स रहते हैं. लेकिन जब ये एसेट्स बैंक को पैसे कमा के देना बंद कर देती हैं, तब उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है. इसमें अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे. तो एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है जब वो बैंक को पैसे जनरेट करके देना बंद कर देती है. तो कब किस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग बोला जाएगा ये हम देखते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल का पेमेंट हो, जब वो टर्म लोन के केस में 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा हो चुकी हैं, ना ही बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट का कोई पैसा वापस आया है, ना ही इंटरेस्ट का पैसा वापस आया है 90 दिन तक, तब हम बोलते हैं कि वो टर्म लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है. इसी तरीके से अगर कोई भी ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी में 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर का स्टेटस रहे, तब उसे भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है. आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस कब माना जाता है? कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केसेस में. अगर जो आपका कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है 90 दिन तक लगातार जितनी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज़्यादा रहे, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द सीसी और ओडी अकाउंट रिमेन्स कंटिन्यूसली मोर देन द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज, के आपको जितना लिमिट प्रोवाइड किया गया है उससे ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया है, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तब उसे आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा. लेकिन हो सकता है जितनी आपके सैंक्शन लिमिट है, आपको सैंक्शन लिमिट कितनी है ओवरड्राफ्ट की, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, और आपने 90,000 ही विड्रॉ किए हैं, लेकिन 90 डेज हो गए, कोई भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ उस अकाउंट में. आपने विड्रॉ तो कर लिए हैं लिमिट के अंदर अंदर, लेकिन कोई भी पैसा वापस नहीं आया है उस अकाउंट में 90 दिन से, उसे भी आउट ऑफ ऑर्डर ही माना जाएगा, उस ओडी को भी. तीसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो, आपका 1 लाख का ओवरड्राफ्ट का लिमिट था, आपने 90,000 ही विड्रॉ किया है अभी तक, आपने कुछ पैसा अकाउंट में डाला है, लेकिन आपने जितना पैसा डाला है, मान लो आपने 500 रुपये डाले हैं, क्रेडिट किए हैं, तो इस 500 से तो इंटरेस्ट भी कवर नहीं हो रहा है. जब आप पैसा डालें, क्रेडिट करें, लेकिन वो क्रेडिट इतने भी नहीं है कि इंटरेस्ट कवर हो सके उस अकाउंट का, तब उसे भी आउट ऑफ ऑर्डर ही माना जाता है. ठीक है, उसके बाद बाकी देखते हैं. जो बिल हैं, जो बिल परचेज करता है बैंक, या बैंक बिल डिस्काउंट कर देता है, वो भी ओवरड्यू रहते हैं 90 दिन या उससे ज़्यादा तक, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आता है. अगर मैं आपके बैंक के पास गई, मैंने अपना बिल डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, और बिल की जब डेट ड्यू है, जब बैंक को पेमेंट मिलनी चाहिए उस बिल के अगेंस्ट, 90 डेज से ज़्यादा हो गए ओवरड्यू को, तब भी हम उसे मानेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो प्रिंसिपल या उस पर जो लगा हुआ इंटरेस्ट है वो 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे, तब उसे एनपीए माना जाएगा. तो एग्रीकल्चर के केस में क्रॉप सीजन मैटर करता है. शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन तक अगर आपका अमाउंट प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसे एनपीए ही माना जाएगा. ठीक है, अगर कोई लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग रहती है 90 दिन से ज़्यादा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस अंडर द
इन टर्म्स ऑफ द आरबीआई डायरेक्शंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एसेट। इसके अंडर भी अगर अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी 90 दिन से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहती है उसे भी एनपीए माना जाएगा। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के अंदर भी, ठीक है, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के अंदर भी जो आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है अगर वो 90 दिन से ज़्यादा अनपेड रहता है तो उसे भी एनपीए ही माना जाता है। ठीक है, अब बैंक को अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। जितने भी लोन्स अकाउंट्स हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको उन्हें क्लासिफाई करना पड़ता है अपनी एसेट्स को कि वो किस कैटेगरी में आ रही हैं। स्टैंडर्ड एसेट वो कैटेगरी होती है जहाँ पे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं अराइज हुई है। लोन अकाउंट अगर बैंक का एसेट है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, नॉर्मल जो रिस्क रहते हैं वो तो है ही है, लेकिन इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वगैरह वापस आ रहा है, उसे स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है अगर एक एसेट को एनपीए बने 12 महीने या 12 से कम महीने का समय हुआ है, उसे सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। मतलब जितनी भी न्यू अभी एनपीए बनी है एसेट्स और उन्हें अभी एनपीए बने 12 महीने से कम हुए हैं, उन्हें सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। जिन एसेट्स को एनपीए बने हुए 12 महीने से ज़्यादा हो गए, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, उन्हें बोला जाएगा डाउटफुल एसेट। तो अगर एक एसेट 1 जनवरी 2023 को एनपीए बन गई तो 31 दिसंबर 2023 तक वो क्या रहेगी, वो रहेगी सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक। 1 साल पूरा होते ही वो एसेट आपकी मान लो 1 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगी, डाउटफुल एसेट बन जाएगी। डाउटफुल एसेट में भी पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, D1, D2 एंड D3। D3, D1 एंड D2। इनमें क्या होगा, अगर एक एसेट डाउटफुल है 1 साल तक, पहले साल में वो क्या रहेगी, D1। 1 से 3 साल के अंदर वो क्या रहेगी, D2। 3 साल के ज़्यादा हो गए हैं तो फिर वो क्या रहेगी, D3 कैटेगरी में चले जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2024 को वो डाउटफुल की कैटेगरी में आ गई तो फिर वो 31 दिसंबर 2024 तक किस कैटेगरी में है, D1 कैटेगरी में। उसके बाद जो अगले 3 साल हैं, ठीक है, 1 साल से ऊपर और 3 साल तक D2 कैटेगरी में, D3 में रहेगा फिर वो जब वो 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं डाउटफुल कैटेगरी में, उसे D3 की कैटेगरी में रखा जाता है। लॉस एसेट उसे बोला जाता है जो या तो बैंक आइडेंटिफाई कर ले, कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर आइडेंटिफाई कर ले, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर ले, या फिर आरबीआई अपनी इंस्पेक्शन में ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये पैसा अब बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकता है, ये लॉस एसेट बन चुका है, उसे बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाता है, होलली या फिर पार्टली। ऐसी एसेट्स होती हैं लॉस एसेट्स, जिसमें से कोई भी पैसा रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए। 1 जनवरी को एनपीए डिक्लेयर हुआ तो 31 2023 तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट में है। फिर 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक वो D1 कैटेगरी में है। फिर 1 जनवरी 2024 से लेके 25 तक भी वो D2 कैटेगरी में है। 25 से लेके 26 तक भी वो D2 कैटेगरी में है। अगले 2 साल तक वो D2 कैटेगरी में होगा। ठीक है, अब टोटल 3 साल हो गए इसको बने हुए डाउटफुल, उसके बाद फिर वो D3 कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, जहां पे आप देखते हैं कि जिस सिक्योरिटी को गिरवी रखा गया था, ठीक है, व्हेन द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। अगर मैंने एक लोन लेने के लिए कोई एसेट गिरवी रखी है, अब जब उसका दोबारा से रीअसेसमेंट किया गया तो हमने देखा कि जितना वैल्यू था उस टाइम पे गिरवी रखी हुई एसेट का, अब उससे 50% से भी कम रह गया है, तो उसको सीधा ही एनपीए में डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सच एनपीएज आर स्ट्रेट वे क्लासिफाइड एज डाउटफुल कैटेगरी। उन्हें फिर सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में नहीं लाया जाता है। ठीक है, ऐसे एनपीएस सीधा डाउटफुल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर वो जो गिरवी रखी हुई एसेट की वैल्यू 10% से भी कम रह गई है तो उसे फिर सीधा लॉस एसेट की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एकदम से गिर गई है या फ्रॉड किया गया है उसके द्वारा एसेट की वैल्यूएशन को लेके, और जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं अब हमें पता लगा कि 50% से भी कम वैल्यू है तो डाउटफुल कैटेगरी, 10% से भी कम वैल्यू है जितनी असेस की थी उससे, उसे सीधा लॉस एसेट बोल दिया जाएगा।
ठीक है। फिर अब बैंक्स जो है ना पहले ही सतर्क रहना चाहते हैं, ये नहीं कि 90 दिन होने के बाद वो जागें कि अच्छा अब तो सीधा एनपीए बना दो, नहीं। इवन जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं एनपीए में कन्वर्ट होने से पहले का जो टाइम है उसमें भी कुछ भी दिक्कत हो पहले ही बैंक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो कोई भी डिले नहीं है, ठीक है, एसेट में बिल्कुल टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड के अंदर रेगुलर कैटेगरी में आ रही हैं। लेकिन अगर एक दिन का भी डिले होता है तो वो स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर पेमेंट में डिले हुआ है, अभी डिले हुए 1 से लेकर 30 दिन हुए हैं, तो उसे SMA 0 कैटेगरी में रखा जाता है। डिले को 31 to 60 डेज हो गए हैं, उसे SMA 1 की कैटेगरी में रखा जाता है। और डिले को 61 to 90 डेज हुए हैं तो SMA 2 कैटेगरी में रखा जाता है। टाइम पे पेमेंट आ रही है रेगुलर, 1 से लेके 30 दिन का इशू हुआ SMA 0 कैटेगरी, 31 to 60 डेज हुआ SMA 1 कैटेगरी, 61 to 90 हुआ SMA 2 कैटेगरी। तो पहले ही हमें देख लेना है कि स्ट्रेस में आ गई है एसेट या नहीं। उसके बाद 90 दिन पार होते ही तो वो एनपीए बन जाएगा, लेकिन पहले ही उन्हें सतर्क रहना है, जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि एनपीए में ना कन्वर्ट हो, पहले ही रिकवरी कर सके। ओके, तो इस तरीके से स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में कब आते हैं? एनपी में कन्वर्ट होने से पहले, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अब बैंक्स को प्रोविजंस क्रिएट करके रखनी पड़ती हैं। देखो, अगर आपको पता है कि लोन में कुछ ना कुछ घाटा तो होने के चांसेस रहती हैं, कुछ ना कुछ पैसा ऐसा होगा जो लोन लेने वाले हमें वापस नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले तैयार रहना चाहिए एज अ बैंक। तो उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। अगर कोई लॉस एसेट है उसे तो पूरे तरीके से अपने अकाउंट से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। लेकिन अगर लॉस एसेट्स अपने अकाउंट्स में रखता है बैंक, तो उन्हें उसके लिए 100% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। अगर एक एसेट लॉस एसेट है और वो 1 लाख की है, तो 1 लाख की 1 लाख का प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ता है। हम अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग से रख रहे हैं या अपनी बैलेंस शीट में पहले से ही अलग से कुछ पैसा साइड पे रख रहे हैं कि हमें पता है फ्यूचर में एक साथ बर्डन पड़ने से अच्छा है कि हम पहले से ही उसके लिए रेडी रहें। तो लॉस एसेट्स के केस में 100% प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ता है, ठीक है। डाउटफुल कैटेगरी में क्या होता है, जहां पे तो आपका एसेट सिक्योर्ड नहीं है। मान लो आपका एक एनपीए है, ठीक है, आपका जो लोन है वो 5 लाख का है एनपीए का, इसमें से 3 लाख तो है वो आपकी गिरवी रखी हुई एसेट से कवर होता है। 3 लाख का पोर्शन सिक्योर्ड है, 2 लाख का पोर्शन अनसिक्योर्ड है। तो ये जो डाउटफुल कैटेगरी में अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है, ये जो 2 लाख का है, इसके लिए 100% प्रोविजन क्रिएट की जाएगी। 2 लाख के पोर्शन के लिए 100% यानी कि 2 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। जो सिक्योर्ड पोर्शन है 3 लाख का, जो सिक्योर्ड पोर्शन है जिसके लिए कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है, इतने की सिक्योरिटी है हमारे पास, इसमें जो प्रोविजन है वो 20 to 100 की रेंज में डिफर करता है। देखिए, अगर तो आपकी एसेट D1 कैटेगरी में है, ठीक है, तो हमें सिर्फ 25% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। पिछले लोन की एग्जांपल ही लेके चलते हैं। 5 लाख का लोन है जिसमें से 3 लाख तो सिक्योर्ड है और 2 लाख अनसिक्योर्ड है। तो 2 लाख के लिए तो हमने प्रोविजन क्रिएट करना है 100%। ये 3 लाख के लिए कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे डाउटफुल में, हमें देखना पड़ेगा D1 है, D2 है या D3 है। तो D1 कैटेगरी में डाउटफुल एसेट है अगर सिक्योर्ड, तो कितना क्रिएट करते हैं? 25% क्रिएट होगा। D2 कैटेगरी के लिए कितना होगा? अगर लोन D2 कैटेगरी में जा चुका है तो 40% प्रोविजन क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे 1,20,000 रुपए प्रोविजन क्रिएट होगा, चाहे ये सिक्योरिटी है हमारे पास और मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, तो फिर इस 3 लाख पे भी 100% प्रोविजन क्रिएट होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है, D1 कैटेगरी में है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब जहां पे एनपीएज का बैलेंस जिस अकाउंट में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे जो भी एनपीएज हैं उनका स्टॉक एडिट होगा एनुअल इंटरवल्स पे एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा। एनपीएज विद बैलेंस ऑफ ₹5 करोड़ एंड अबव, ऐसे एनपीएज जिनका बैलेंस 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का है, उनका स्टॉक ऑडिट होगा एनुअल बेसिस पे एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। जो भी कोलेटरल रखे जाते हैं जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है,
charged in the favor of bank should be valued once in 3 years by valuers appointed as per the guidelines provided by the board of directors। तो जहाँ पे भी बैंक ने इमूवेबल प्रॉपर्टी या जैसे ऐसी कोई कोलेटरल चीज़ें रखी हुई हैं, गिरवी रखी हुई हैं, उनकी भी हर 3 साल में एक बार वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी पड़ती है और इसकी पॉलिसी बनाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी हमने लॉस एसेट्स का देख लिया, डाउटफुल एसेट्स में देख लिया कि प्रोविजन कितनी क्रिएट की जाती है। अगर आपकी एसेट सब स्टैंडर्ड है यानी कि एनपीए बने 12 महीने या उससे कम हुए हैं, तब वहां पे जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा उस पे 15% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। जो आपका अनसिक्योर्ड पार्ट है उसमें 25% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। वही मान लीजिए 5 लाख का लोन है, अभी वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, अभी मान लो उसे एनपीए बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो इसमें जो 2 लाख का पोर्शन है जो अनसिक्योर्ड है उस पर 25% यानी कि 50,000 का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। जो सिक्योर्ड पोर्शन है 3 लाख का, ठीक है, जो 3 लाख का सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर 15% क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इस पे कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 45,000। टोटल कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 95,000 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन अकाउंट्स हैं उन पे 20% क्रिएट करना पड़ता है ओवरऑल। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनके लिए भी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। जो भी फार्म क्रेडिट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 0.25% प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए CRE 1 के लिए 1%, CRE RS 2 के लिए ऐसे लोन्स के लिए 0.5% प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। हाउसिंग लोन जो टीजर रेट्स पे दिए जाते हैं उनमें पहले 2% और बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद 0.40%। टीजर रेट्स में क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में मान लीजिए कि आपने पहले 3 साल बैंक ने बोला कि हम आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, चौथे साल से हम आपको 9% चार्ज करेंगे ताकि इनिशियली आप पे बर्डन ना हो, बाद में फिर आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें हमारा लोन वापस करेंगे। तो पहले जो 3 साल होंगे उसमें बैंक को कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी? 2%। ठीक है, फिर बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया? 9%। लेकिन जिस साल बैंक ने 9% किया उस साल भी 2% का ही प्रोविजन क्रिएट होगा। 9% किए हुए जब बैंक को 1 साल हो चुका होगा उसके बाद फिर 0.40% का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। बाकी जितने भी लोन्स बचे हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस को भी जो लोन दिए जाते हैं उन पे भी 0.40% प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। स्मॉल एंड माइक्रो के लिए कितना क्रिएट किया जा रहा है? 0.25। मीडियम के लिए कितना क्रिएट किया जा रहा है प्रोविजन? 0.40%। ठीक है, फिर बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स एंड नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर्स की। विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट होती है, जैसे जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं, The list of suit filed accounts and not suit filed accounts of willful defaulters 25 lakh and above is submitted by banks to the credit information companies of which they are members। ठीक है, जितने भी willful defaulters हैं, चाहे उनके खिलाफ सूट फाइल किए हैं चाहे सूट फाइल नहीं किया है, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है वो बैंक सबमिट करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। विलफुल डिफॉल्टर्स कौन सी वैल्यू के? 25 लाख या उससे ज़्यादा की वैल्यू वाले विलफुल डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट है वो सबमिट की जाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। तो जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे प्रोविजन रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका डायरेक्टर है, उस कंपनी में जो डायरेक्टर है उसका नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में 1 से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, वहाँ पे इवन स्टैंडर्ड अकाउंट्स में भी 5% प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। नॉर्मली तो हम कितनी क्रिएट करें? 0.5, 0.4 कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे एक कंपनी का डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में 1 से ज़्यादा बार नाम लाता है तो वहाँ पे ऐसे एनपीएस में स्टैंडर्ड एसेट्स अकाउंट्स के लिए भी 5% ही, स्टैंडर्ड अकाउंट्स में भी 5% प्रोविजन क्रिएट की जाती है। और अगर ऐसे अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होते हैं तो उनके लिए भी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहती है। तो नॉर्मल आप देखिएगा कि अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो 6 महीने तक एनपीए के केस में 15% प्रोविजन है, पहले साल 15% की ही प्रोविजन रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे
जहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग हो रही है, जहाँ पे डिफॉल्टर्स इन्वॉल्व हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स, तो वहाँ पे 15 की जगह 6 महीने से 1 साल के टाइम में 25% प्रोविजन क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे 25 है, यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे 40 है। डाउटफुल कैटेगरी 1 में क्या होता है, सिक्योर्ड पोर्शन पे सिर्फ 25% प्रोविजन क्रिएट करते हैं डाउटफुल 1 कैटेगरी में, यहाँ 40% करते हैं। यहाँ पे डाउटफुल 2 कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% प्रोविजन क्रिएट की जाती है, नॉर्मल हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पे डाउटफुल 2 कैटेगरी में आते ही 100% प्रोविजन क्रिएट की जा रही है। तो ये आपको देख लेना कि एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होती है। ठीक है, चलिए, अगर कोई ऐसा एडवांस है, कोई ऐसे लोन है जो गारंटी के अंडर कवर्ड हैं, CGT MSE या फिर CRG FTLIH गारंटी के अंडर कवर्ड हैं, ठीक है, जो भी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं उनके अंडर अगर वो कवर्ड हैं, तो ऐसे पोर्शंस के लिए प्रोविजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं, अपने आप को एकदम से ज़्यादा लॉस से बचाने के लिए, कि पहले ही हमने एंटिसिपेट किया हुआ है। लेकिन जो किसी गारंटी के अंडर कवर्ड हैं वो तो ऑब्वियसली पैसा आना ही आना है। सरकार ने अगर गारंटी कर दिया किसी लोन को तो उसमें तो पैसा आना ही आना है। अगर NPA में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे बैंक गारंटीड पोर्शन पे कोई भी NPA के लिए कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद लेंडर्स जो होते हैं उन्हें क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है क्रिलिक को। तो जितने भी अकाउंट्स जो 5 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, जहां पे बैंक का एक्सपोजर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो ऐसे SMA अकाउंट्स को भी, स्पेशल मेंशन अकाउंट जो अभी NPA बने ही नहीं हैं, उनके लिए भी रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है सेंट्रल क्रिलिक को। ठीक है, और एक क्रिलिक मेन रिपोर्ट है, ये मंथली बेसिस पे सबमिट की जाती है। ठीक है, इन एडिशन द लेंडर्स शैल सबमिट अ वीकली रिपोर्ट ऑफ इंस्टांसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय ऑल बोरोवर्स विद एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ एंड अबव। तो जहां पे लेंडर्स देखते हैं कि डिफॉल्ट ऐसे बोरोवर्स ने किया है जहां पे एक्सपोजर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, वहां पे फिर वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस वेयर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। ये मैंने बताया था, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है 1 क्रॉप सीजन में भी अगर ओवरड्यू रहता है अमाउंट, उसे NPA बोला जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो बिल्स के केस में ओवरड्यू रहता है, अगर वो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू रहे तब उसे हम नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं। 180 डेज तक नहीं वेट करना होता है, 90 दिन तक भी डिस्काउंटेड या फिर परचेस्ड बिल ओवरड्यू रहे तो वो NPA बन जाता है। तो ये गलत है। तो करेक्ट क्या है हमारे पास, 1 और 2। ओके, चलिए अगला है, एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डैश इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर एक एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने से ज्यादा के लिए है तब वो डाउटफुल बन जाती है। क्या बन जाती है, डाउटफुल। अगर यहाँ पे लिखा होता कि NPA बने अभी 12 मंथ्स या लोअर हुए हैं तब वो सब स्टैंडर्ड एसेट होती है। लेकिन अब सब स्टैंडर्ड बने भी 12 महीने हो गए, फिर वो डाउटफुल की कैटेगरी में चली जाती है ऐसी एसेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन केस द एडवांस इज कवर्ड बाय CGT MSE गारंटी becomes non-performing, no provision need to be made towards a guaranteed portion। ये हमने देख लिया कि मान लो मेरा एक माइक्रो एंटरप्राइज है और मैंने 1 लाख का बैंक से लोन दिया और इस 1 लाख का 75% गारंटी के अंडर कवर्ड है, तो इसमें यानी कि 75,000 का पोर्शन बैंक को मिलेगा ही मिलेगा। NPA होने पे सरकार 75,000 बैंक को देगी ही देगी, क्योंकि बैंक को गारंटी दी थी अंडर द CGT MSE, गारंटी मिली थी बैंक को कि इस लोन के लिए हम गारंटी देते हैं। तो बाकी के 25,000 पे बैंक प्रोविजन क्रिएट कर सकता है, 75,000 पे कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Lenders are required to report credit information including classification of
SMA to Central CRILC on all borrowers having aggregate exposure of 5 crore and above. बिल्कुल सही है, इवन अकाउंट SMA भी है और एक्सपोजर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो सेंट्रल क्रिलिक को रिपोर्ट करनी पड़ती है, सेंट्रल रिपोजिटरी को रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में देंगे। In case of doubtful debts, -% of the extent to which the finance is not secured by the realizable value of the leased asset should be provided for. अगर आपकी doubtful asset है, उसमें जो unsecured portion है, उसमें कितना provision create करना पड़ता है, ठीक है, which is not secured by the value of the leased asset, जो security के लिए रखा हुआ है उससे कवर्ड नहीं है। अनसिक्योर्ड जो पार्ट होगा लोन का, उस पर कितना % प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, 25, 15, 40 या फिर 100। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।